नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दलहनी फसल और दलहनी फसलों के अंदर अपन पढ़ेंगे अरहर के बारे में, जिसे लाल चने के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अपन पहले चने के बारे में अपन ने पढ़ा है, मोट और मूंग के बारे में पढ़ा है, उसी प्रकार से वन बाय वन इस अपन स्टडी करेंगे किसकी, अरहर की। और अरहर के बाद अन्य जो बची दलहनी फसलों की। दोस्तों दलहनी फसलें सभी फसलें क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे दाल भी प्राप्त होता है और दाल के साथ साथ में पशु के लिए चारा भी अपने को प्राप्त होता है। दालें एक प्रकार से प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है जो अपने को इन्हीं से प्राप्त होती हैं। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, जिसके बारे में बात करनी चाहिए वो है अरहर। अरहर इसका बॉटनिकल नेम है कजेनस कजान। किस नाम से जाना जाता है? कजेनस कजान। उससे पहले बात करेंगे अपन सामान्य नाम की, तो इसे पिजन पी या रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पिजन पी या रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसको लाल चना के नाम से भी जाना जाता है। लाल चना भी इसको कहा जाता है दोस्तों। तो चाहे किसी भी नाम से आप संबोधित कर सकते हैं, चाहे पिजन पी बोल सकते हैं, चाहे रेड ग्राम बोल सकते हैं, चाहे कजेनस कजान बोल सकते हैं, क्योंकि कजेनस कजान क्या है, बॉटनिकल नेम है। तथा अपने देसी जो भाषा है उस बोली भाषा में इसको तुअर की दाल के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। कुछ इस प्रकार की दाल होती है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस पिक के माध्यम से। और इसका जो पौधा होता है इसमें इस प्रकार की फलियां लगती हैं और नीचे काफ़ी जैसे सरसों का डंठल होता है वो उसी प्रकार से मजबूत डंठल इसके अंदर दोस्तों पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये आपके सामने तुअर की दाल या अरहर की दाल बोल सकते हैं इसको। और इस प्रकार से जो फलियां होती हैं इन फलियों के अंदर क्या लगते हैं दोस्तों, बीज लगते हैं। बात करते हैं इसकी फैमिली की। फैमिली कौन सी है दोस्तों? दलहनी फसल है तो लेगुमिनेसी कुल की होगी, और लेगुमिनेसी कुल है इसका तो इसका दूसरा नाम क्या होगा दोस्तों? इसे फेबेसी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि फेबेसी जो फैमिली है उसका उपकुल क्या है, उप फैमिली क्या है उसकी? तो दोस्तों आपको बतानी है उसकी उपकुल पेपेलियोनियेसी। पेपेलियोनियेसी फैमिली है इसका। फेबेसी का उपकुल है जो क्या है, पेपेलियोनियेसी। अब सबसे पहले अरहर को देखा कहाँ गया, मतलब इसका उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन पैलेस क्या है? इसका ओरिजिन पैलेस दोस्तों अफ्रीका माना जाता है। अरहर एक ऐसी फसल है जो सर्वाधिक सूखा सहन करने की क्षमता रखती है, मतलब दलहनी फसलों में, और सबसे लंबी अवधि वाली फसल है ये। इसके साथ साथ इसके दानों में 23% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। कितनी प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों? 23% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। डंठल ईंधन के लिए काम में लिए जाते हैं। बात करते हैं इसका वर्गीकरण, क्योंकि अरहर दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से वर्गीकरण की। एक तो कजेनस कजान वैरायटी बाइकलर होता है और एक होता है कजेनस कजान वैरायटी फ्लेवस के नाम से होता है। दो प्रकार के अरहर पाए जाते हैं। जो कजेनस कजान वैरायटी बाइकलर है ये लंबी अवधि वाली फसल है, और लंबी अवधि के साथ साथ मतलब काफ़ी दिन बाद में इसकी कटाई की जाती है। शाखा युक्त होती है, मतलब इसमें शाखाएं या ब्रांचेज चारों तरफ की फैली रहती हैं। और ये फसल मुख्य रूप से उत्तरी भारत मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर इस फसल को दोस्तों लगाया जाता है। आगे बात करते हैं अपन कजेनस कजान वैरायटी फ्लेविस की। फ्लेविस क्या है? एक वर्षीय पौधा ही है, जबकि ये तो क्या है, बहुवर्षीय पौधा है। और ये क्या है, एक वर्षीय पौधा है। इसके पौधे छोटे होते हैं तथा दक्षिणी भारत में इस वैरायटी को मुख्य रूप से दोस्तों उगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं दो प्रकार के अरहर आपके यहाँ होते हैं। अपने राजस्थान कंडीशन में बात की जाए तो अरहर की खेती मुख्य रूप से दोस्तों अलवर, भरतपुर तथा चित्तौड़ जिले के अंदर होती है। अरहर मुख्य रूप से इन्हीं जिलों के अंदर उगाया जाता है तथा कुछ सवाई माधोपुर के क्षेत्र में भी अरहर की खेती बहुतायत से की जाती है। आगे बात करते हैं अपन इसकी जलवायु के लिए। दोस्तों देखिए, अरहर एक प्रकार का खरीफ सीजन का प्लांट है। कौन सी का है? खरीफ सीजन का। इसका मतलब इसको गर्म मौसम की दोस्तों आवश्यकता रहती है तथा शुष्क मौसम की आवश्यकता रहती है। इसको ज़्यादा आर्द्रता की आवश्यकता नहीं रहती है दोस्तों। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं तो अरहर के लिए 50 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है तथा इसके वृद्धि और विकास के लिए 25 से 30 सेंटीग्रेड तापमान क्या रहता है दोस्तों, आवश्यक रहता है। इस टेम्परेचर पर इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। इसी के साथ साथ अपन बात करते हैं जहाँ तक कि जो जलवायु है वो पकते समय थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। जब अरहर पकता है उस समय थोड़ा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मृदा की। जहाँ तक मृदा और खेत की तैयारी में बात करें तो इसके लिए बलुई दोमट मृदा सबसे अच्छी है। बलुई और दोमट मृदा
क्या जलोढ़ मृदा में भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है? जलोढ़ मृदा में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए दोस्तों? इसका पीएच मान 6.5 टू 7.5 के बीच में क्या होना चाहिए? इसका पीएच होना चाहिए। इससे ज़्यादा न तो लवणीयता पे और न क्षारीयता पे इसकी फसल को ग्रो किया जा सकता है। उसी क्रम में अपन आगे देखते हैं खेत की तैयारी। तो अन्य फसलों में जैसे अपन ने खेत की तैयारी की थी कि 1 जुताई आपको मिट्टी पलटने वाले हल से करनी है तथा 2 से 3 जुताइयाँ आपको किससे करनी है? देसी हल या कल्टीवेटर के माध्यम से करनी है। और उसके बाद में आपको क्या करना है? मिट्टी को पाटा लगा के समतल कर लेना है और भुरभुरा बना लेना है। साथ साथ में क्या करना है? जितनी भी गोबर की खाद तथा फास्फोरस और पोटास की मात्रा उसी समय आपको प्रयोग में करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी वैरायटियों की। तो इसकी अलग अलग प्रकार की वैरायटियां हैं। कुछ वैरायटियां ऐसी जो शीघ्र पकने वाली हैं, कुछ वैरायटियां मध्यम अवधि में पकने वाली हैं और कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जो थोड़े लंबे समय में पकती हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला है शीघ्र पकने वाली किस्में। तो शीघ्र पकने वाली जो किस्में हैं दोस्तों, इसमें है आपके पूसा 855, पूसा 855 के नाम से दे रखा है, पूसा 33, पूसा अगेती, प्रभात, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है प्रभात, कई बार पूछा है प्रभात किसकी किस्म है? तो प्रभात किसकी किस्म है दोस्तों? अरहर की किस्म है। आज़ाद इसी की किस्म है। साथ साथ में दुर्गा, दुर्गा को दोस्तों ICPL 84031 के नाम से जाना जाता है। प्रगति IPF 87 के नाम से जाना जाता है। जागृति IPF 151 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये शीघ्र पकने वाले उन्नत किस्में हैं। बात करते हैं आगे अपन मध्यम अवधि में पकने वाली किस्म, मतलब इनके लिए थोड़ा इनके से ज़्यादा टाइम चाहिए। टाइप 21 इसकी वैरायटी है अच्छी। जवाहर अरहर 4, आशा जिसको ICPL 87119 के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अपन देर से पकने वाली किस्में। तो जैसे बहार के नाम से एक वैरायटी है, पूसा 9 है। हाइब्रिड किस्म है कौन सी? PCH4, PPH4, ICPH 8। जो ICPH 8 है ये वैरायटी इक्रीशेट हैदराबाद से दोस्तों विकसित है। काफ़ी पॉपुलर किस्म है, काफ़ी बार पूछा है कि ICPH 8 किसकी वैरायटी है? दोस्तों ICPH 8 अरहर की किस्म है। तो इस प्रकार से इनकी 3 प्रकार की किस्में हैं, कम अवधि में शॉर्ट ड्यूरेशन वाली, मिड ड्यूरेशन वाली और लॉन्ग ड्यूरेशन वाली क्रॉप्स। ये वैरायटियां दोस्तों आपको याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने आगे की तरफ बीज दर एवं बीजोपचार की। तो दोस्तों प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको 12 से 15 kg बीज दर की आवश्यकता रहती है। मतलब 12 से 15 kg बीज इसकी फसल के लिए दोस्तों आवश्यक रहता है। बात करें बीजोपचार की, तो ये फसल है कौन सी दोस्तों? दलहनी। अब जब दलहनी फसल है तो दलहनी फसल के लिए आपको पता है क्या चाहिए? राइजोबियम कल्चर चाहिए उपचारित करने के लिए। तो अपन क्या करते हैं, 3 पैकेट लेंगे राइजोबियम कल्चर के पैकेट, और एक पैकेट का वेट होता है 200 ग्राम, मतलब 600 ग्राम टोटल क्या हो गया? इनका वेट हो गया। क्या करेंगे इसके साथ में? 250 ग्राम इधर लेंगे आप गुड़, और गुड़ को आप 1 लीटर पानी के साथ में घोल लेंगे, और जो बीज हैं उनको अपन एक ढेरी के रूप में ढाल लेंगे। ढाल के और उस बीज के मतलब जो गुड़ का अपन ने घोल बनाया था, पेस्ट बनाया था, उसको बीजों के ऊपर आसानी से फैला देते हैं। फिर आप राइजोबियम कल्चर का जो पाउडर होता है उसको अच्छी तरीके से लगा देते हैं। जब क्योंकि ये चिपचिपा इसलिए बनाते हैं कि ये बीजों के अच्छी तरीके से दोस्तों चिपक जाए। इस प्रकार से अपन फिर बीजों को छाया में सुखाकर अरहर की बुआई कर देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना, ये हो गया। पादप संरक्षण की जहाँ तक बात करें तो जैसे आपको पता है कि सभी दलहनी फसलों में एक कीट इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है पॉड बोरर या फली छेदक के नाम से इसको जाना जाता है, हेलिकोर्पा आर्मीजेरा के माध्यम से। तो वो सभी मतलब हेलिकोर्पा आर्मीजेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। ये कीट क्या करता है? सभी फसलों के अंदर जो दलहनी फसलें हैं उनकी फली के अंदर छेद करके दाने को खा जाता है दोस्तों। इसी के साथ साथ इसकी अन्य बीमारी कौन कौन सी है? स्टेरिलिटी मोजेक के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है? स्टेरिलिटी मोजेक वायरस के द्वारा ये रोग फैलता है दोस्तों, और वायरस के द्वारा ये फैल के पत्तियों को मोड़ देता है। जो साथ साथ में जो पुष्प गुच्छ होते हैं उसको क्या कर देता है? मोड़ देता है, और एक प्रकार से काफ़ी नुकसान कर देता है अरहर की फसल में। इसके लिए आप क्या करें? डाइमिथोएट दवा का स्प्रे करें, डाइमिथोएट दवा का स्प्रे करें आप।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं कटाई और मढ़ाई की। जब अरहर की फसल अच्छे से पक जाती हैं, फलियां हरे रंग से ब्राउन रंग में प्रतीत होने लग जाती हैं, तब आप क्या करेंगे, जैसे अरहर का तना काफ़ी बड़ा होता है, उसके बाद में यहाँ से फलियां लगना ब्रांचेज की स्टार्ट होती हैं, तो आप यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, फसल को कट करेंगे तथा एक जगह भंडारित कर लेंगे। बात करें अपन डंठल की, तो डंठल की अपन अलग से क्या करते हैं, कटाई करते हैं, उसको ईंधन के रूप में काम लेते हैं तथा थ्रेसर की सहायता से दाने को फली से अलग कर लिया जाता है। आगे अपन बात करते हैं उपज की। तो जहाँ तक बात करते हैं दाने की, तो दाने की उपज दोस्तों 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर दाना अपने को प्राप्त होता है तथा आपको 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी जो लकड़ियां हैं वो प्राप्त हो जाएंगी, जिसका उपयोग अपन ईंधन के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने अरहर की फसल पड़ी। उसी अगले क्रम में अपन पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं चंवले के बारे में, जिसे काउपी के नाम से दोस्तों जाना जाता है और इसका बोटनिकल नेम है विग्ना अंगुइकुलाटा। क्या नाम है, विग्ना अंगुइकुलाटा के नाम से इसको जाना जाता है। साथ साथ में इसे वेजिटेबल मीट के नाम से दोस्तों जाना जाता है, वेजिटेबल मीट कहा जाता है इसको, या शाकाहारी मांस के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है, शाकाहारी मांस के नाम से इनको जाना जाता है। वेजिटेबल मीट या शाकाहारी मांस किसको कहते हैं, चंवला को, या इसे लोबिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों चंवले का उपयोग मुख्य रूप से सब्जी बनाने के लिए, दाल के रूप में तथा इसके प्रयोग मतलब फसलों को एक आच्छादित फसल के रूप में बोने के लिए मल्चिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और पशु इसके चारे को बड़े चाव से खाते हैं। इस प्रकार से चंवले के दाने आपको दिखाई दे रहे होंगे। चंवला इस प्रकार से होता है और साथ साथ में इसकी जो फलियां होती हैं वो इस प्रकार से लंबी फलियां होती हैं। ये ज़मीन पे आच्छादित रखता है, मतलब मृदा कटाव को भी क्या करता है, रोकता है। दोस्तों आगे अपन इसके बारे में बात करते हैं उत्पत्ति स्थान की। तो सबसे पहले चंवले का उत्पत्ति स्थान देखते हैं। तो उत्पत्ति स्थान इसका क्या है, अफ्रीका मानते हैं दोस्तों। अफ्रीका में चंवले का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत भी चंवले का उत्पत्ति स्थान है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं अपने तर्क के अनुसार कि अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान है। बात करते हैं प्रोटीन क्वांटिटी की, तो इसमें 23%, कितना दोस्तों, 23% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और साथ में इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ पाई जाती है जिसका नाम है मिथियोनिन अमीनो अम्ल। क्या पाया जाता है, मिथियोनिन अमीनो अम्ल की अच्छी मात्रा पाई जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी खेती की आगे, कि खेती किस प्रकार की जाती है। तो दोस्तों ये भी क्या है, एक प्रकार की गर्म जलवायु की फसल है। इसकी खेती अपन खरीफ की ऋतु में करते हैं, खरीफ ऋतु में करते हैं और इसके लिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी ये आसानी से वृद्धि कर जाता है दोस्तों, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी। जबकि अंकुरण के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की दोस्तों आवश्यकता रहती है। इस तापमान पे आराम से उग जाता है और अपना वृद्धि विकास कर लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके मृदा की। तो मृदा वही बलुई दोमट मृदा चाहिए, अच्छे जल निकास वाली चाहिए। पीएच मान क्या होना चाहिए उसका, 6.5 टू 7.5 पीएच पे आसानी से इसको ग्रो किया जा सकता है। खेत की तैयारी की जहाँ तक बात करें अपन, तो एक जुताई आपको मिट्टी पलटने वाले हल से करनी है, जिससे मिट्टी, नीचे की मिट्टी ऊपर की तरफ आ जाती है और ऊपर की मिट्टी कहाँ चली जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है। और साथ साथ में 2 से 3 जुताइयाँ आपको मिट्टी पलटने वाले हल से करनी, मतलब 1 से जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करोगे और 2 से 3 जुताइयाँ आप किससे करोगे, देसी हल या कल्टीवेटर के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद में कल्टीवेटर से करने के बाद मतलब भूमि को पाटा लगा के अच्छे से क्या कर लें, समतल कर लें। और समतल करने के बाद में आप क्या करने, बीजों की बुआई करना शुरू कर दें। बीजों की बुआई के बाद में जब अपन करना शुरू सोचते हैं तो उससे पहले ये भी सोचेंगे अपन कि इसके लिए उन्नत किस्में क्या है। देखिए दोस्तों इसके लिए उन्नत किस्में है RS9, C152, FS68, RC19। बहुत बार पूछा है कि RC19 किसकी उन्नत किस्म है, JC5, FTC27, RC101 और JC10 के नाम से वैरायटियाँ हैं। इसके अलावा इसकी कुछ पॉपुलर किस्में हैं, जैसे पूसा फाल्गुनी, पूसा 2 फसली और दुर्गा क्रांति। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, काफ़ी कॉम्पिटिशनों में इनके बारे में पूछा गया है दोस्तों। और जो दुर्गा क्रांति वैरायटी है ये SKRAU द्वारा विकसित
किस्म है स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर के द्वारा ये दोस्तों विकसित किस्म है। आगे अपन बात करते हैं बीज दर एवं बीजोपचार की। अगर सामान्य तौर पे इसकी खेती करनी है, आपको एक दाने के लिए करना है, तो आपको 15 से 20 केजी बीज 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए दोस्तों सफिशिएंट है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए आप 15 से 20 मतलब सामान्य मृदा में करनी है, सामान्य बुआई से करनी है, तो 15 से 20 केजी आपको बीज दर की आवश्यकता रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं चिकनी और अगर भारी मृदा आपके पास है, चिकनी और भारी मृदाओं में अगर इसकी खेती कर रहे हो तो आपको 20 से 25 केजी बीज दर प्रति हेक्टेयर दोस्तों आवश्यकता रहेगी। अगर चारे के पर्पज से आप बुआई कर रहे हो तो चारे के पर्पज से आपको 20 से 25 केजी बीज दर ही दोस्तों चाहिए होगी। तो इस प्रकार से आप बीजों को काम में ले सकते हैं। बीजोपचार आप राइजोबियम कल्चर के माध्यम से करें, जैसे प्रीवियस फसल में आपने पढ़ा था, अरहर की फसल में आपको बीजोपचार राइजोबियम कल्चर के माध्यम से करवाया था, उसी प्रकार से। आगे अपन बात करते हैं बुआई का समय एवं बुआई की विधि। समय की जहाँ तक बात करते हैं दोस्तों, इसकी बुआई जून तथा जुलाई माह में की जाती है। जब वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है उस समय आपको क्या कर देनी है, इसकी बुआई कर देनी है। बुआई की विधि, बुआई इसकी कतारों में दोस्तों करते हैं। तो कतार से कतार की दूरी इसकी रखते हैं 30 सेंटीमीटर दोस्तों, तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर आपको रखनी है। मतलब 30 × 10 पे आपको क्या करनी है इसकी बुआई, तथा 4 से 5 सेंटीमीटर इसके बीज की गहराई रखते हैं अपन दोस्तों। जब बीज की बुआई करते हैं तब भूमि में 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई तक इसके बीजों को बोएं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। खाद एवं उर्वरक में बात करते हैं तो आपको 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर दोस्तों गोबर की खाद या FIM डालनी है। शुरुआत में कितने डालनी है, 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर FIM या वर्मी कंपोस्ट जब भूमि की तैयारी करते हैं। मतलब जब खेत में बीज बुआई करें उससे 1 महीने पहले ही आप इस खाद का प्रयोग कर दें। इसी के साथ में आपको 20 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन छिड़काव करना है। साथ साथ में 50 केजी आपको फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देना है और पोटास आपको 40 केजी प्रति हेक्टेयर दोस्तों देना है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की मात्रा की। नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा और पोटास की मात्रा ये शुरू में ही प्रयोग करनी है भूमि की तैयारी के समय है। लेकिन क्योंकि 20 केजी इसीलिए प्रयोग करते हैं, अन्य फसलों में ज़्यादा करते हैं, दलहनी में क्यों करते हैं, क्योंकि दलहनी फसलें क्या करती हैं, वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण खुद कर लेती है। इसलिए पौधे को प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि और विकास हेतु 20 केजी नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट अपन बात करें सिंचाई की। चमले की खेती ज़्यादातर वर्षा के आधार पर की जाती है, लेकिन जब सूखे की स्थिति रहो तो 2 से 3 इसमें सिंचाइयाँ अगर आपके पास अवेलेबल हो तो कर देनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें अंतराकृषि या इंटरकल्चर ऑपरेशन की। तो जब चमले की बुआई करते हैं तो उसके 20 दिन बाद में आपको क्या करना है, प्रथम निराई गुड़ाई कर देनी है और खरपतवार को क्या कर देना दोस्तों, नष्ट करना है। साथ में पेंडामिथाइलिन दवा, कौन सी दवा, पेंडामिथाइलिन। पेंडामिथाइलिन का क्या करें आप, बीज बुआई के बाद तथा अंकुरण से पहले आप स्प्रे कर दें खेत में, ताकि इसमें क्या हो जाता है, खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है रासायनिक विधि से अपन करना चाहें तो। आगे बात करते हैं पादप संरक्षण की, प्लांट प्रोटेक्शन में। तो इसमें क्या शुष्क मूल विगलन रोग लगता है, मतलब जड़ें सूख कर क्या हो जाती हैं, गल जाती हैं, एक प्रकार से ये रोग लगता है। एक रोग लगता है इसमें छाचे या चूर्णी फफूंद, जिसे पाउडर मिल्ड्यू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका उपचार करने के लिए आपको क्या करना है, केराथेन दवा का स्प्रे करना है। किसका करना है, केराथेन दवा का स्प्रे करना है 0.3% का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे कटाई और मंडाई। जब फलियां सूखने लग जाती हैं, काले रंग में परिवर्तित होने लग जाती हैं, तब अपन फलियों की छुटाई कर लेते हैं। जैसे जैसे फलियां एक साथ तुड़ाई नहीं की जाती, अलग अलग स्टेज पे की जाती है, क्योंकि कुछ फलियां कच्ची रह जाती हैं और कुछ पक जाती हैं। तो इसकी 2 से 3 बार तुड़ाई करें तथा दानों को थ्रेसर की सहायता से अलग कर लें फली से। और उपज की जहाँ तक बात करें दोस्तों, तो अगर इसकी दाने के रूप में उपज अपने को प्राप्त होती है वो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। चारे की जहाँ तक बात करें तो 250 क्विंटल चारा प्रति हेक्टेयर अपने को प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं सबको दोनों फसलें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी और आगे अपन जो बची हुई फसलें हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।